नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी 2015 का इकोनॉमी का पीवाईक्यू करेंगे क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 2014 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो इकोनॉमी का पहला प्रश्न दिया है, प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए आरंभ की गई थी। पहला दिया है गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान करने के लिए। ये ऑप्शन गलत है, इसके बारे में हम लोग पिछले की वीडियो में चर्चा भी कर चुके हैं। दूसरा दिया है पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने के लिए। ये भी हम लोगों का स्टेटमेंट गलत है। तीसरा दिया है कि देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए। ये ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा, तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा सी। आइए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को करी गई थी। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन, जिसका उद्देश्य पेंशन, बीमा, जमा, प्रेषण, ऋण सहित विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक सभी नागरिकों को संवहनीय पहुंच मिल सके, इसलिए किया गया था। यह वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था, यह भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, हम लोग का इकोनॉमी का अगला प्रश्न दिया है, किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है। पहला विकल्प इसमें दिया हुआ है आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना, तो ये स्टेटमेंट हम लोग का सही है। दूसरा दिया है कि राष्ट्रीय आय का कम सामयिक वितरण। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो जाएगा, पहला सही है। ऐसे में हमारा जो विकल्प होगा वो सही हो जाएगा, केवल एक, यानी कि विकल्प ए सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, कर जीडीपी अनुपात का उपयोग कर निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई सरकार देश के आर्थिक संसाधनों को कितने कुशल तरीके से क्रियान्वित करती है, नियंत्रित करती है। ठीक है, यदि कर जीडीपी अनुपात अधिक है तो यह देश की बेहतर आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, जो इस समय इंडिया में है। ठीक है, सरकार के पास कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने के लिए अधिक धन होता है और यह दिखाता है कि देश की आर्थिक वृद्धि बहुत तेज़ी से हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार कर जीडीपी का कम होना आर्थिक समृद्धि दर को धीमा बताता है, यह राष्ट्रीय आय के समान वितरण को नहीं दर्शाता। और हमारा दूसरा ऑप्शन दिया था कि राष्ट्रीय आय का कम सामयिक वितरण, तो इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत था, पहला सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो इकोनॉमी का अगला प्रश्न दिया है, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। पहला दिया है कोयला, तो कोयला का जो परसेंट है वो 10.33 है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम विद्युत उत्पादन की बात करें तो इसका 19.85 है। उर्वरक उत्पादन की बात करें तो 2.63 है। और इस्पात उद्योग की अगर हम बात करें तो 17.95 है। तो कौन सा आंसर हम लोग का हो जाएगा? हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि बी था 19.85%। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा विद्युत उत्पादन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा उत्तर सही है, ये बताना है। आइए इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है, राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही है, क्योंकि यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है। बिल्कुल सही बात है। इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। और अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो तकनीकी नवाचार और उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान को मजबूत करने के लिए भारत की राष्ट्रीय पहल है, ताकि भारत को एक रचनात्मक तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाई जा सके, ऐसे समाज का निर्माण किया जा सके। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा दिया है, एनआईपी अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थानों के सहयोग से भारत की प्रमुख यानी कि प्रीमियम वैज्ञानिक संस्थाओं में अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की एक पहल है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है। ठीक है, और पहला सही है, तो ऐसे में हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो इकोनॉमी का अगला प्रश्न दिया है, जब भारतीय रिजर्व बैंक सावधिक नकदी अनुपात यानी एसएलआर की बात कर रहा है को 50 आधार अंक यानी कि 20 पॉइंट कम करता है, तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना होती है। देखिए, इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है, भारत की जीडीपी विकास दर प्रबलता से बढ़ेगी, तो ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत है। दूसरा दिया है, विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश में और अधिक पूंजी लाएंगे, ये भी स्टेटमेंट गलत है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तीसरा विकल्प दिया है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार लेने की दर को घटा सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो है एसएलआर, सीआरआर, ये हम लोग रिवर्स रेपो, ये सब मैंने बताया था आपको, तो ये हम लोग का सही आंसर होगा।
डी वाला ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। दिया है, इससे बैंकिंग व्यवस्था की नकदी में प्रबलता से कमी आ सकती है। ये भी स्टेटमेंट हम लोग का गलत है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एसएलआर और सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो जिसे कहते हैं, इन सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में अगर फिर से यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप लोग कर पाएँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है वो करती है। ऐसे में हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति के बारे में पढ़ लीजिएगा, इसका अध्यक्ष कौन होता है ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, साथ ही आवश्यकता वस्तु अधिनियम 1955 को पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? ठीक है, पहला दिया है आवश्यकता वस्तु अधिनियम 1955। मैंने अभी कहा कि आप थोड़ा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये हम लोगों का आंसर नहीं है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम, बिल्कुल सही बात है, एपीएमसी एक्ट के तहत इसे किया जाता है, तो इसको भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। हमारा विकल्प हो जाएगा बी। इसके अलावा आप कृषि उत्पादन अधिनियम 1937, खाद्य उत्पाद आदेश 1956 एवं मांस तथा खाद्य उत्पादन आदेश 1973, सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। हो सकता है जो चारों विकल्प दिया है यहाँ से एक विकल्प उठाकर क्वेश्चन बना दे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है? ठीक है, तो ये श्रम ब्यूरो का काम होता है, ये पूरी तरह से फैक्ट है, और इसका अभी आधार वर्ष जो है वो 2016 है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए थोड़ा सा श्रम ब्यूरो के बारे में जान लेते हैं। देखिए, औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक श्रम ब्यूरो द्वारा देश के औद्योगिक महत्व के 70 केंद्रों में रहने वाले श्रमिकों के लिए निकाला जाता है। ठीक है, CPIIW को श्रम ब्यूरो श्रम और रोजगार मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय द्वारा संकलित और अनुरक्षित किया जाता है। इसका आधार वर्ष 2016 है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? ठीक है, चार विकल्प इसमें दिए हुए हैं। पहला इसमें स्टेटमेंट है कि रुपए के नोटों के बदले सोने प्राप्त कर सकना, ये परिवर्तनीयता नहीं होती है। ये हम लोगों का स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा परिवर्तनीयता किसे कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि रुपए के मूल्य को बाजार की शक्ति द्वारा निर्धारित होने देना, तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है। ठीक है, तीसरा दिया है कि रुपए को अन्य मुद्रा में और अन्य मुद्रा को रुपए में परिवर्तित करने की स्वतंत्रता से अनुज्ञा प्राप्त करना, ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। ठीक है, तो ऐसे में हमारा विकल्प हो जाएगा सी। डी वाला भी पढ़ लेते हैं। दिया है भारत में मुद्रा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार, तो ये गलत है। ठीक है, आइए थोड़ा सा रुपए की परिवर्तनीयता के बारे में जानते हैं। देखिए, स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्राप्त करना ही रुपए की परिवर्तनीयता है। देखिए, रुपए की परिवर्तनीयता से यही तात्पर्य होता है कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी विदेशी मुद्रा, जैसे कि यूरो हो गया, डॉलर हो गया, यान हो गया, रियाल हो गया, ये सब ऐसे बाजार आधारित विनिमय पर भारतीय मुद्रा में वो कन्वर्ट कर सके। फॉर एग्जांपल, कोई यूएस में रहता है और उसकी फैमिली इंडिया में रहती है, तो वहाँ पे वो तो डॉलर कमाता है, लेकिन अगर उसे इंडिया में यूज करना है तो उससे इंडियन करेंसी चाहिए होगी, तो उसी को कन्वर्ट करना, इसी को परिवर्तनीयता बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का अगला प्रश्न दिया है, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? मतलब क्या आयात कर सकते हैं? ठीक है, तो हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा कोकारी कोयला, ये सोरा और सेल फास्फेट, ये सब नहीं होंगे। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, स्टील उद्योग के लिए मुख्यतः कच्चा लोहा, कोयला तथा चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। भारत में अच्छी गुणवत्ता का कोकिंग कोल नहीं होने के कारण भारत इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका से आयात करता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा कोकिंग कोयला यानी सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछा है उपयुक्त में से कौन से मौद्रिक नीति के घटक हैं, ये बताना है। ठीक है, अब इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं जो विकल्प में दिया है। आइए इसका पहला देखते हैं, बैंक दर। तो हमने पहले ही बैंक रेट के बारे में पढ़ा है, तो आप लोग जानते होंगे। तो पहला जो विकल्प है हम लोगों का, ये सही है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का भाग है। ठीक है, दूसरा दिया है खुली बाजार कार्रवाई यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात कर रहा है, यह भी है।
ठीक है। और तीसरा दिया है लोक ऋण यानी कि पब्लिक डेट की बात कर रहा है तो ये नहीं होगा। और चौथा दिया है लोक राजस्व, ये भी नहीं होगा। ठीक है, हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़े हैं, उसमें देखा है CRR, SLR और ये सब बैंक रेट, ये सब हम लोगों ने देख रखा है और इसी लेक्चर में हमने बताया अभी स्टार्टिंग में। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, क्योंकि तीसरा और चौथा गलत है, पहला और दूसरा सही है। आप एक बार फिर से मौद्रिक नीति को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मौद्रिक नीति के दो उपकरण होते हैं, एक तरफ होता है गुणात्मक और दूसरी तरफ होता है मात्रात्मक। अगर हम गुणात्मक उपकरण की बात करें तो उसमें नैतिक अनुनयन, चयनात्मक ऋण नियंत्रण और सीधी कार्रवाई ये सब आता है। अगर हम मात्रात्मक की बात करें तो जो इसमें विकल्प में दिया हुआ है CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद बैंक दर, MSF, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है, ये सब आते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है भारत में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की बात कर रहा है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें ए वाला ऑप्शन दिया है भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल सरकार द्वारा किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसमें RBI की भी भूमिका होती है। और दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों का दिया है मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं होती। अभी हमने पहले स्टेटमेंट में बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका होती है, तो ये भी ऑप्शन हम लोगों का गलत हो जाएगा। सी वाला दिया है घटा हुआ मुद्रा परिचालन यानी कि मनी जो सर्कुलेशन है मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। बिल्कुल सही बात है, जब मनी कम होगी तो लोग कम खरीदेंगे, जब लोग कम खरीदेंगे तो परचेजिंग पावर कम होगी, जब परचेजिंग पावर लोगों के पास कम होगी तो उससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर डी वाला ऑप्शन हम लोग पढ़ें तो दिया है बढ़ा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता होता है, तो तीसरा जो ऑप्शन दिया है जो हम लोगों ने करेक्ट किया डी उसके ठीक विपरीत है, तो ये हम लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि RBI द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि मुद्रास्फीति जो होगी वो 4 ± 2 होगी, यानी कि 2 से 6 के बीच में अगर मुद्रास्फीति है तो यानी कि सब चीज़ हमारे नियंत्रण में। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है कृषि के उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। देखिए, ये लकड़ी के जो हल होते हैं उसके बाद जो उसे मॉडिफाई करके लोहे का हल बनाया गया उसके बारे में पूछ रहा है, तो इसमें क्या होता है श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति, तो ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरा दिया है पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी, बिल्कुल सही बात है, लकड़ी का बनाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता था और जब हम उसमें लोहे का यूज करेंगे तो उसमें पूंजी तो लगाएंगे ही, तो ऐसे में हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो अगला प्रश्न दिया है अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता के कारण होती है। तो आपको पता है कि दुर्लभ मुद्राएं यानी कि हार्ड करेंसी जो होती है वो डॉलर होती है, क्योंकि हर चीज़ में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो डॉलर में होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, डॉलर और अन्य दुर्लभ यानी कि हार्ड मुद्राएं। ठीक है, आइए थोड़ा सा हार्ड मुद्राएं के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, तो हार्ड मुद्राएं वे मुद्राएं होती हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं के भुगतान के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। दुनिया की सबसे मजबूत यानी कि हार्ड मुद्रा वह होती है जिसमें उच्च स्तर की तरलता होती है, जिसमें उच्चतम विश्वास दिखाया जाता है और यह हर अर्थव्यवस्था द्वारा इसकी आवश्यकता होती है। वर्तमान में डॉलर जो है वो सर्वत्र यानी कि आयात निर्यात निवेश हर जगह इसका उपयोग किया जाता है, अतः डॉलर की कमी पर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विडिटी की समस्या आ जाती है। ठीक है, अन्य दुर्लभ मुद्राओं की अगर बात करें तो येन है, पाउंड है, यूरो है, चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण युआन भी धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अगर हम सॉफ्ट करेंसी की बात करें तो इसमें विदेशी मुद्रा बाजार में प्रयुक्त एक शब्द है जो उस मुद्रा को दर्शाता है जो किसी भी अर्थव्यवस्था में अपने विशेष मुद्रा बाजार में आसानी से उपलब्ध हो। उदाहरण के लिए भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक नरम मुद्रा है, यह मूल रूप से कठिन मुद्रा के विपरीत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो इकोनॉमी का अगला प्रश्न दिया है वर्ष प्रतिवर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा है, घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। उपयुक्त में से नीचे दिया गया जो कूट है उसमें से सही उत्तर छांटना है। आइए इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला इसमें दिया है राजस्व व्यय में कमी लाना, तो बिल्कुल सही बात है, राजस्व व्यय में कमी लाने से घाटे को नियंत्रित किया जा सकता है।
क्योंकि ये ऐसे खर्च होते हैं जिन पर हम कैपिटल गेन नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही हो जाएगा। अब एक जहाँ जहाँ है उसको रखेंगे, तो ऐसे में एक विकल्प केवल डिलीट हो रहा है। ठीक है, दूसरा हम लोगों का दिया है नई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करना, तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जब आप नई कल्याणकारी योजनाएं लाएंगे तो उससे हम कुछ रेवेन्यू जनरेट थोड़ी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी बिहार इलेक्शन में 10,000 रुपये महिलाओं को दिए गए, तो कल्याणकारी योजनाएं तो चलाई गई, गरीब महिलाओं को मिल रही हैं, लेकिन उससे कुछ रेवेन्यू सरकार को नहीं मिल रहा है, तो उससे राजस्व घाटा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो हमारा दूसरा जहाँ जहाँ है उसको डिलीट करेंगे, तो हमारा 2 ऑप्शन तो ऐसे डिलीट हो गया, एक तो सही है। अगर तीसरा सही हुआ तो हमारा ऑप्शन ए होगा, नहीं तो ऑप्शन सी होगा। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया है उपदानों यानी कि सब्सिडी का न्यूनीकरण करना। बिल्कुल सही बात है, सब्सिडी का न्यूनीकरण करना पड़ेगा। लक्षित लोगों को ही सब्सिडी मिलनी चाहिए, क्योंकि सब्सिडी से कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम सब्सिडी का न्यूनीकरण करें तो घाटे को कम कर सकते हैं। तो हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो ऐसे में हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 3। चौथा दिया है उद्योगों का विस्तार, तो ये स्टेटमेंट गलत है। उद्योगों का विस्तार देखिए, कई तरह का उद्योग का विस्तार हो सकता है, तो इस पर हम नहीं जाते हैं। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेल दोस्तों, हूबहू यही क्वेश्चन 2016 में यूपीएससी ने रिपीट किया है। तो कल जब हम लोग 2016 का पीवाईक्यू कर रहे होंगे तो हम लोग वहाँ देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने यूपीएससी 2015 का इकोनॉमी का सारा प्रश्न कर लिया। अब कल हम यूपीएससी 2016 का प्रश्न करेंगे, और आखिरी जैसा मैंने कहा कि रिपीटेड क्वेश्चन है उसे भी देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।